नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 43 वर्ष पुरुष की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल शेयर की है और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वापस आते हैं विश्लेषण के वीडियो के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आपके समक्ष रख देता हूं। 6 मई 1973 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह 4:45 और जन्म का स्थान है हरियाणा। प्रश्नों की बात की जाए तो स्वास्थ्य की परेशानी, धन की परेशानी, कर्ज की परेशानी के बारे में कहते हैं। घर पर कलह की स्थिति बनी रहती है। संतान को लेकर के चिंता लगी रहती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी चल रही है और इसके अलावा जो अपने कारोबार से जुड़े चीजों को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो इनके प्रश्नों को हम विस्तार से एक एक करके लेंगे और उनका जवाब देंगे आखिर में। लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं, जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली 1 नंबर से प्रारंभ होती है। 1 नंबर यानी कि मेष लग्न की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देव देखें तो 3 नंबर की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, यानी मिथुन राशि में। तो इस जातक की कुंडली, इस व्यक्ति की कुंडली बन जाती है मेष लग्न एवं मिथुन राशि की। लग्नेश बनते हैं मंगल देवता, जाकर के कुंडली के लाभ भाव में यहां पर मंगल बैठे हुए हैं। लग्न का मान यहां पर 3 डिग्री है, यानी लग्न के पास बहुत ज्यादा बलाबल नहीं माना जाएगा। मेष लग्न यानी कि अग्नि तत्व का ये लग्न बनता है और ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग कर्म करने में विश्वास रखते हैं। एनर्जी इनके अंदर होती है और एनर्जी होने के कारण जो है ऐसे लोग जीवन में कुछ ना कुछ जो है कार्य करते रहते हैं। मेहनत का कार्य करते हैं। कुछ ना कुछ कार्य का मतलब कि मेहनत वाला कार्य करते हैं। इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं आमतौर पर ऐसे लोग। स्पोर्ट्स वगैरह में जाना इन लोगों को पसंद है। रक्त संबंधित, बॉडी में हीट संबंधित परेशानी जीवन में देखने को मिलती है। बड़ा साधारण कारण है कि मंगल का प्रभाव ऐसे लोगों के ऊपर ज्यादा होता है। इस वजह से ऐसे रोग होने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। इन्होंने भी अपने प्रश्न में बताया है कि इसी प्रकार की कुछ परेशानी इन्हें भी देखने को मिल रही है। यहां पर लग्न को देखें तो लग्न में 3 ग्रह विराजमान है, बुध, सूर्य एवं शुक्र। कुछ योग बन रहे हैं यहां पर। बुध एवं सूर्य की युति से जो है बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है यहां पर, जिस वजह से ये जातक को एजुकेशन में थोड़ा लाभ देता है और साथ ही साथ बुद्धिमान बनाता है। बुधादित्य योग बहुत सारे लोगों की कुंडली में हमें देखने को मिलता है, यहां पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि डिग्री वाइज फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि इनकी इंटेलिजेंस के लिए बढ़िया है। शुक्र भी साथ में बैठे हुए हैं। बुध एवं शुक्र की युति जो है वो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करवाती है। ये बुद्धि के साथ साथ धन देने वाला योग भी माना जाता है। एक एक करके ग्रहों की बात करते हैं। सूर्य यहाँ पर 21 डिग्री के साथ वृद्ध अवस्था में बैठे हुए हैं। पंचमेश है सूर्य। शिक्षा, संतान भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। उच्च के होकर के लग्न में जाकर के बैठे हुए हैं। सूर्य का लग्न में जाकर के उच्च का होना बढ़िया माना जाएगा इस कुंडली के लिए। स्वास्थ्य को छोड़ करके यहाँ पर सूर्य इनको कुछ अच्छा लाभ देंगे। मान सम्मान संबंधित जो है चीजें देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पर सूर्य अच्छी संतान देने का कार्य करेंगे, क्योंकि बड़ी साधारण सी बात है कि संतान भाव का स्वामी ग्रह उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तो ये संतान संबंधित चीजों के लिए बढ़िया है। शिक्षा के लिए भी ये बढ़िया है, ज्ञान के लिए भी बढ़िया है, यहाँ पर बुद्धिमानी के लिए बढ़िया है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट नेचर के लिए ये बढ़िया है। लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि स्वास्थ्य के लिए ये बढ़िया नहीं है। क्यों बढ़िया नहीं है? क्योंकि देखिए, अग्नि तत्व की ये राशि बनती है, मंगल देवता की ये राशि बनती है और सूर्य भी अग्नि प्रधान ग्रह है, बल्कि प्योर फायर है सूर्य। पूर्ण रूप से ये अग्नि ही है, मंगल से भी ज्यादा। अब ये सूर्य जाकर के अग्नि राशि में बैठेगा तो क्या करेगा? इस भाव में जो है अग्नि तत्व की प्रधानता को ये और बढ़ा देगा। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये हो सकता है कि स्वास्थ्य की परेशानी हो। स्वास्थ्य की परेशानी किस प्रकार की? तो बॉडी में हीट ज्यादा जेनरेट होना, बॉडी में गर्मी ज्यादा जनरेट होना, इस तरीके की परेशानी देखने को मिल सकती है, जिसका प्रभाव बुखार वगैरह में हो सकता है। बॉयल्स की समस्या आ सकती है, तो इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य की दृष्टि विवाह भाव के ऊपर पड़ेगी। बहुत खराब तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सूर्य का प्रभाव विवाह भाव के ऊपर पड़ना, इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं।
बुध को देख लेते हैं। 6 डिग्री के साथ बुध यहाँ पर बाल अवस्था से बाहर निकल रहे हैं। इस कुंडली में वो तृतीयेश है एवं षष्ठेश है, मारक ग्रह है। इस कुंडली में बुध, मार्केश बुध लग्न में बैठे हुए हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है। बीमारी के भाव के स्वामी ग्रह बुध जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं, तो ये बीमारियों को देने वाला है, कर्जों को देने वाला है। तो इससे जो है आपके जीवन में ये परेशानी हो सकती है कि आपको कर्ज लेने की नौबत आ जाए, और दूसरा की बीमारियां थोड़ी लगी रहे। क्या करेंगे, मंगल को थोड़ा शुभ बनाएंगे तो स्वास्थ्य की परेशानियां कम होंगी। बुध का लग्न में बैठना कम्युनिकेशन के लिए बढ़िया है, इंटेलिजेंस के लिए बढ़िया है। हालांकि मारक ग्रह है तो बहुत अच्छा हम इसको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नहीं कह सकते। जॉब वगैरह करने में यहाँ पर बुध थोड़ा लाभ देंगे आपको। बुध की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी, तो ये बहुत हद तक विवाह सुख के लिए ठीक माना जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए इसको बढ़िया कह सकते हैं। लग्न में बुध का बैठना आपके मेहनत के लिए भी बढ़िया है, आपको ये बहुत मेहनती बनाएगा। शुक्र को देख लेते हैं। 28 डिग्री का शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है। मृत के भी है शुक्र और अस्त के भी हैं। इस वजह से जो शुक्र का प्रभाव है आपकी कुंडली में वो बहुत कम हो जाएगा। आपकी कुंडली में शुक्र को समझा जाए तो वो सप्तमेश है एवं वो धनेश है। तो मारक ग्रह जरूर है शुक्र आपकी कुंडली में, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आपके विवाह भाव के स्वामी ग्रह है और धन भाव, परिवार भाव, वाणी भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। जब भी कोई ग्रह मृत भी हो रहा है, अस्त भी हो रहा है, इसका मतलब है कि उस ग्रह से संबंधित तत्वों में कमी आएगी, उस ग्रह से संबंधित रिजल्ट्स में कमी आएगी आपके जीवन में। शुक्र मारक ग्रह है, इस हिसाब से शुक्र का अस्त का होना कोई खराब नहीं है, लेकिन वो विवाह भाव की भी तो स्वामी ग्रह है, तो विवाह से संबंधित सुखों को भी ये कम करेंगे। शुक्र स्त्री के नैसर्गिक कारक हैं। आपकी कुंडली में शुक्र या किसी भी पुरुष की कुंडली में जो शुक्र है वो पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, स्त्री सुख को रिप्रेजेंट करता है, भौतिक चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र अस्त के हैं, मृत हैं, तो इसकी जो कमी है वो देखने को मिलेगी, यानी कि इनसे जुड़ी हुई थोड़ी परेशानियां या इनसे जुड़ा हुआ जो सुख है ना उसमें कमी कर देंगे शुक्र देवता। तो ये इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। शनि को देख लेते हैं। 25 डिग्री के साथ शनि देव जो है वो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। धन, वाणी, परिवार को हम यहां से देखते हैं, और बाल अवस्था का ये शनि है। इस कुंडली में शनि को समझे तो वो कर्मेश है और लाभेश है। देखिए, मंगल के मित्र तो नहीं है शनि, लेकिन फिर भी मेष लग्न में शनि की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि ये आपके करियर भाव की स्वामी ग्रह बनते हैं, और धन भाव यानी आय भाव, जो इनकम आप करेंगे उसके स्वामी ग्रह शनि बनते हैं। तो इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है इनकी, और आपकी कुंडली में समझा जाए तो शनि की प्लेसमेंट बढ़िया मानी जाएगी। शुक्र के घर में, मित्र के घर में जाकर के शनि बैठे हुए हैं। शनि से जुड़ा कोई भी कार्य यदि आप करते हैं तो शनिदेव आपको जीवन पर्यंत यानी कि आजीवन जो है आपको धन का लाभ ये शनि कराते रहेंगे। शनि यहाँ पर महाधनी योग का भी निर्माण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, ये लाभ भाव के स्वामी ग्रह हैं, जाकर के धन भाव में बैठे हुए हैं। इसको एक प्रकार का धन योग या महाधनी योग माना जाएगा। तो शनि की स्थिति बढ़िया है। शनि से जुड़े हुए कार्यों को करके जो है जीवन में आप धन से जुड़ा लाभ निश्चित रूप से ले सकते हैं। शनि की दृष्टियों की बात करें तो कुंडली के चौथे भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी। सुखों में थोड़ी कमी करेंगे शनिदेव, सुखों में थोड़ी कमी करेंगे शनि देवता, कलह की स्थिति दे सकते हैं, और प्रॉपर्टी से संबंधित जो सुख है उसमें भी ये डिले जरूर करेंगे। अष्टम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। कोशिश करें कि आपको कोई रोग ना हो, अन्यथा क्या हो सकता है कि शनि की दशा वगैरह चलती है तो रोग जो है वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होगा, रिकवर करने में समय ज्यादा लगेगा। क्यों? बड़ा आसान है इसको समझना। शनि विलंब के कारक ग्रह हैं, तो वो दीर्घकालिक रोग दे सकते हैं, या दीर्घकालिक रोग नहीं है तब भी ये परेशानी आ सकती है कि रोग बना रहे। वैसे भी आपकी कुंडली में बीमारी भाव का स्वामी ग्रह बुध लग्न में जाकर के बैठा हुआ है। अब शनि का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर है, इसका मतलब है कि यदि कोई परेशानी आती है तो वो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकती है। तो कोशिश करें अपने आप को स्वस्थ बना करके रखने की। शनि की दृष्टि लाभ भाव के ऊपर पड़ेगी, 10वीं दृष्टि लाभ भाव के ऊपर पड़ेगी, तो यहां पर शनि दृष्टि डाल करके आपके आय के लिए बढ़िया है। मेहनत करेंगे तो शनिदेव धन का लाभ आपको जरूर देंगे, क्योंकि अपने भाव को शनिदेव देखेंगे तो निश्चित रूप से यह धन लाभ के लिए बढ़िया माना जाएगा। कुंडली के तीसरे खाने को देखते हैं, तीसरे भाव को देखते हैं। चंद्रमा केतु यहां पर बैठे हुए हैं, और चंद्रमा केतु की युति हम सभी को पता है कि ये कुंडली में ग्रहण दोष का निर्माण करती है। चंद्रमा केतु का दोष और चंद्रमा राहु का दोष, इसमें बहुत फर्क है।
आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा कि चंद्रमा राहु का जो ग्रहण दोष बनता है उसमें जातक का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत कम हो जाता है और भौतिकता की तरफ, चकाचौंध की तरफ व्यक्ति जाता है। ठीक इसका विपरीत है चंद्रमा केतु का दोष, और यहां पर मन अशांत जरूर होता है लेकिन व्यक्ति को ये एकाकीपन में लेकर के जाता है, एकांत में लेकर के जाता है व्यक्ति को। यहां पर चंद्रमा आपकी सुखेश है और जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए, देखिए अपने भाव से 12 घर पीछे जाकर के चंद्रमा बैठा हुआ है। इसको द्विद्वादश का दोष भी कहते हैं। यहां पर द्विद्वादश का दोष बना करके चंद्रमा तीसरे खाने में बैठे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है, घर में सुखों की कमी हो सकती है, क्योंकि जो चौथा खाना है ये आपके सुखों का है, हर प्रकार की सुखों का है। तो चंद्रमा का अपने से 12 घर पीछे जाकर के बैठना और ग्रहण दोष में बैठना, इसको बढ़िया नहीं कहा जाएगा। छोटी मोटी यात्राएं आप खूब कर सकते हैं, दौड़ भाग भी, ये चंद्रमा इनकी दशा वगैरह चलती है तो फिजूल की दौड़ भाग भी आप करेंगे जिसका कोई खास लाभ आपको देखने को शायद ना मिले। क्यों? क्योंकि ग्रहण लगा हुआ है। 15 डिग्री के साथ यहां पर चंद्रमा के बारे में बता दो, 5 डिग्री के साथ चंद्रमा देवता जो है बाल अवस्था में है, 15 डिग्री के साथ केतु यहां पर युवा अवस्था में बैठे हुए हैं। 3 नंबर की जो राशि होती है यहां पर केतु को अच्छा नहीं माना जाता है, नीच का माना जाता है केतु को इस राशि में। मिथुन राशि में और वृषभ राशि में केतु को नीच का हम मानते हैं, तो यहां पर केतु नीच के बैठे हुए हैं बुध के घर में। बुध लग्न में जाकर के बैठा हुआ है तो बुध की प्लेसमेंट ठीक मानी जाएगी, लेकिन केतु क्या है कि मेहनत ज्यादा आपको करवाएगा, स्ट्रगल ज्यादा कराएगा और उतना लाभ आपको नहीं देगा। तीसरे खाने में मैंने बार बार कहा है कि राहु केतु का बैठना बढ़िया होता है, लेकिन यहां पर ग्रहण दोष लग रहा है और केतु नीच के हैं, इस वजह से थोड़ी परेशानी देखने को जरूर मिलेगी। सीधे राहु के ऊपर आ जाते हैं। 15 डिग्री के साथ राहु देवता यहां पर बैठे हुए, युवा अवस्था का राहु भी है और केतु नीच के हैं, तो राहु भी नीच के ही माने जाएंगे। तो यहां पर राहु युवा अवस्था के जरूर है, लेकिन आपके भाग्य भाव में, उच्च शिक्षा के भाव में ये राहु जो है वो नीच के बैठे हुए हैं, तो इसको बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। यहां पर राहु बैठे हुए हैं, उच्च शिक्षा में बाधा डाल सकते हैं, भाग्य से जुड़ा हुआ सुख आपको नहीं मिलेगा, भाग्य से जुड़ा हुआ लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये जो है आपके व्यक्तित्व के लिए बढ़िया नहीं है। अभी जो लग्न आपका बहुत अच्छा नजर आ रहा था, उच्च के सूर्य नजर आ रहे थे, उस पर राहु का भी प्रभाव है, तो कई प्रकार से ये राहु आपको स्वास्थ्य की परेशानियां दे सकता है और दूसरा जो है डिसीजन वगैरह लेने में भी ये आपको परेशानी डाल सकते हैं। राहु की दशा आती है तो उस दौरान कोई बड़ा डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए और जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसके ऊपर पूरी लगन के साथ आपको कार्य करना चाहिए, अन्यथा क्या हो सकता है कि राहु जो है आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकता है। किस प्रकार की परेशानी? तो एक तो स्वास्थ्य की परेशानी और दूसरा कंफ्यूज कर सकता है डिसीजन को लेकर के। राहु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, चंद्रमा को ये प्रभावित करेंगे। राहु की दशा में मन बहुत परेशान हो सकता है, कंसंट्रेशन की परेशानी आ सकती है। पंचम भाव के ऊपर यहां पर राहु का प्रभाव पड़ेगा तो संतान को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है, संतान को लेकर के चिंता, फिक्र और भय की भी स्थिति हो सकती है, क्योंकि राहु बिना मतलब का भय देता है। उस भय के पीछे भले ही कोई कारण हो या ना हो, लेकिन राहु भय देता है। तो यहां पर राहु की दशा यदि चलती है तो किसी प्रकार का अनजाना भय आपको सता सकता है। और यहां पर राहु आपके भी शिक्षा भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाएगा। गुरु को देख लेते हैं। 17 डिग्री के साथ गुरु यहां पर बैठे हुए, युवावस्था का गुरु है, लेकिन गुरु नीच की राशि में बैठे हुए हैं। मकर राशि में गुरु को नीच का कहा जाता है, 5 डिग्री तक ही गुरु को नीच का मानते हैं, लेकिन फिर भी यहां इतना तो कहेंगे कि हाँ, गुरु अपनी नीच की राशि में यहां पर बैठे हुए हैं। गुरु की नीचता मुझे भंग होती हुई नजर नहीं आ रही है, चाहे मैं चंद्रमा से देखूं, केंद्र से देखूं या कैसे भी देखूं, तो मुझे शनि से देखूं, कैसे भी देखूं, तो यहाँ पर गुरु की नीचता भंग होती हुई नजर नहीं आ रही है, तो गुरु यहाँ पर नीच की ही राशि में माने जाएंगे। अब देखिए, भाग्य भाव में राहु नीच का था और गुरु के घर में बैठा हुआ था, जो कि खुद भी नीच के हैं। इसका मतलब है कि भाग्य तो पूर्ण रूप से आपका नेगेटिव प्रभाव में आया हुआ है। ऊपर से यहाँ पर जो दसम भाव है, आजीविका का भाव है, करियर का खाना है, उसके स्वामी ग्रह शनि तो अच्छी स्थिति में है, लेकिन अब दसम भाव अच्छी स्थिति में नहीं है, तो करियर को लेकर के भी परेशानी अब देखने को मिल सकती है भाग्य के साथ ही साथ। और पिता से संबंधित सुखों के लिए भी ये बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि जो कुंडली का 9वां भाव है और जो 10वां भाव है, ये दोनों ही यहाँ पर पीड़ित हो गए।
नवम भाव जो है वहां पर नीच का राहु, दसम भाव में नीच के गुरु, तो ये पिता से संबंधित सुखों के लिए बढ़िया नहीं है, भाग्य के लिए बढ़िया नहीं है और करियर के लिए भी बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। करियर की जहां तक बात है तो मैं फिर से यही बोलूंगा कि शनि को जितना बेहतर रखेंगे करियर उतना ही बेहतर बना रहेगा। गुरु के कमजोर होने से निश्चित रूप से जीवन में शुभता की भी कमी आती है। आपका शुक्र भी डाउन है, अब गुरु भी डाउन हो गया। ये दोनों ही ग्रह जो है शुभता के कारक हैं, खुशियों के कारक हैं, तो इनका पाप प्रभाव में होना, एक का मृत होना, अस्त होना और दूसरे का जो है नीच का होना, ये अच्छा नहीं माना जाएगा आपकी कुंडली में। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सेकंड हाउस के ऊपर, द्वितीय भाव के ऊपर जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो धन को लेकर के ये परेशानी दे सकते हैं, परिवार में कोई परेशानी दे सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। अपने खान पान का भी थोड़ा ध्यान रखिए, संभव हो तो सात्विक भोजन ही करें, मांसाहार वगैरह का सेवन कम से कम करें यदि आप करते हैं तो। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पर घर परिवार में टेंशन देने का कार्य करेंगे, थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है घर परिवार में। अब देखिए, यही गुरु अच्छा होता तो मैं ठीक इसका विपरीत आपको जवाब देता, मैं कहता जहां जहां गुरु की दृष्टि पड़ेगी वहां वहां ये गुरु आपको सहयोग करेंगे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। गुरु जहां बैठे हैं वहां पर भी परेशानी, जहां देखेंगे वहां भी परेशानी। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर तो ये भी स्वास्थ्य की परेशानी आपको देने वाले होंगे। मंगल को देख लेते हैं। मंगल कुंडली के लाभ भाव में बैठे हुए हैं, लाभ भाव में मंगल शनि की राशि में बैठे हुए हैं, तात्कालिक मैत्री में है शनि के साथ, इसलिए इस मंगल को बढ़िया माना जाएगा। 5 डिग्री के साथ मंगल देवता यहां पर बैठे हुए हैं। मेहनत करेंगे तो धन का लाभ जरूर देखने को मिलेगा। ये जो मंगल है बाल अवस्था के यहाँ पर है और इस कुंडली में ये लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, जाकर के लाभ भाव में बैठे हुए। देखिए, एक ही बात कहूंगा, मेहनत करना जरूरी है, मेहनत के माध्यम से आप धन का लाभ जरूर कर सकते हैं। आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है कि आप धन बहुत ज्यादा अर्जित नहीं कर सकते, आप अच्छी खासी मात्रा में जो है धन लाभ उठा सकते हैं जीवन में। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर पड़ेगी, वाणी को ये खराब कर सकते हैं, तो वाणी का ध्यान रखें क्योंकि शनि मंगल दोनों ही ग्रहों का प्रभाव आपके वाणी भाव के ऊपर हो रहा है, तो ये उग्रता दर्शा सकता है वाणी में, तो वाणी का ध्यान रखिए। मंगल की दृष्टि धन भाव के ऊपर पड़ना इसको बढ़िया माना जाएगा क्योंकि इस कुंडली में मंगल कारक है। मंगल की दृष्टि संतान भाव के ऊपर पड़ेगी, ये भी बढ़िया माना जाएगा। और मंगल की दृष्टि कुंडली के छठे भाव के ऊपर पड़ेगी जो कि रोग का होता है, रक्त से संबंधित परेशानी दे सकते हैं, टेंशन फिजूल की भी हो या कैसी भी हो वो टेंशन दे सकते हैं, तो ब्लड से संबंधित परेशानी यहाँ पर मंगल देवता दे सकते हैं। कर्ज की भी जो है स्थिति मंगल काफी हद तक बनाता है, जिनकी भी कुंडली में मंगल का प्रभाव छठे भाव के ऊपर होता है तो ये कर्ज की स्थिति जीवन में दे सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर कर्ज के पीछे का कारण जो है वो मंगल भी कुछ हद तक जरूर दे रहा है। दशाओं के ऊपर जाने से पहले आपकी कुंडली के बारे में कुछ और बातें बताना चाहूंगा। कुंडली के द्वितीय भाव को ध्यान से देखिए। अभी तक द्वितीय भाव के ऊपर कोई बहुत ज्यादा खराब प्रभाव नहीं नजर आ रहा था, गुरु की दृष्टि जरूर थी जो कि गुरु नीच के हैं, लेकिन फिर भी वो शुभ ग्रह है। पाप कर्तरी में नजर आ रहा है द्वितीय भाव, क्यों? क्योंकि एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ सूर्य है, बीच में आपकी कुंडली का सेकंड भाव द्वितीय भाव। पाप कर्तरी में होने की वजह से इसकी शुभता में कमी आएगी। देखिए, जब भी कुंडली में पाप कर्तरी होता है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करता है चीजों में, उस भाव से जुड़े रिजल्ट्स में ये ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी करता है, यानी कि रुकावटें पैदा करता है। तो यहाँ पर धन आने को लेकर के ये रुकावट पैदा करने वाले होंगे। इसके अलावा जो है कुंडली के दसम भाव को देखिए, एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ मंगल है। अब मंगल है तो इस कुंडली में कारक, लेकिन यहाँ पर जब हम पाप कर्तरी देखते हैं तो नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रहों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर मंगल राहु की वजह से दसम भाव को पाप कर्तरी लग रहा है, तो इसको भी बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता है। ये करियर में बाधाएं खड़ी कर सकते हैं। 12वें भाव को भी पाप कर्तरी नजर आ रहा है यहाँ पर, तो 12वें खाने को पाप कर्तरी लगना कोई बहुत खराब नहीं माना जाएगा। यहाँ पर अगर आप विदेश वगैरह में रहते, विदेश वगैरह में कार्य करते, तो शायद आपके लिए वो परेशानी ज्यादा उत्पन्न करते। आप यदि अपनी कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर ग्रह या सारे ग्रह जो है वो राहु केतु के ही मध्य आकर के बैठे हुए हैं, तो इसको बहुत हद तक काल सर्प दोष भी आप कह सकते हैं। हालांकि चंद्रमा केतु के साथ जरूर मौजूद है, लेकिन फिर भी काफी हद तक यहाँ पर काल सर्प दोष बना हुआ नजर आ रहा है। काल सर्प दोष के बारे में बार बार कह चुका हूं, सैकड़ों बार कह चुका हूं, आपको भी यही बोलूंगा कि काल सर्प दोष कोई बहुत बड़ा दोष नहीं होता है, इससे कोई बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। काल सर्प दोष के होने अथवा ना होने से
असफलता या विफलता का कोई लेना देना नहीं है। ये जरूर है कि काल सर्प दोष होने की वजह से कई बार जीवन में चीजें आकस्मिक रूप से घटित होती हैं, अचानक से घटित होती हैं। तो काल सर्प दोष का प्रभाव बस इतना ही हो सकता है कि जीवन में चीजें जो है वो आकस्मिक रूप से आपके साथ घटित हो। और वैसे भी आपका राहु केतु गड़बड़ है, भले ही यहाँ पर काल सर्प दोष होता अथवा नहीं होता, तो राहु केतु की दशा में परेशानी थोड़ी बहुत तो आती ही आपको, और वो भी अभी भी वही आएगी। तो काल सर्प के नाम पर यदि आपको कोई बहुत डरा रहा है तो इस डर को अपने मन से बाहर निकाल दीजिए। ऐसी कोई डरने वाली बात इस दोष की वजह से नहीं होती है। दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। शनि की महादशा आपको फिलहाल चल रही है, जो कि 6 मार्च 2027 तक रहने वाली है। देखिए, शनि की जो दशा है वो ठीक है, आपके लिए करियर के लिए अच्छी मानी जाएगी ये दशा। इस दौरान आप व्यापार वगैरह शुरू कर सकते हैं, करियर में कुछ नया कर सकते हैं। अभी शनि में मंगल की जो है अंतरदशा चल रही है, जो कि 16 अक्टूबर 2021 तक रहने वाली। शनि में मंगल, ये समय धन के लिए बढ़िया नजर आ रहा है मुझे। और इसके बाद जो है समय वो थोड़ा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि शनि में फिर राहु आएगा। अभी शनि में मंगल चल रहा है तो संघर्ष जरूर ये देंगे, लेकिन शनि में जब राहु आएगा तो उस दौरान जीवन में चीजें थोड़ी अचानक से कुछ हो सकती हैं, टेंशन हो सकता है। बेसिकली कहने का मतलब है, कुछ दौरान थोड़ी टेंशन की स्थिति बनी रह सकती है। षडाष्टक दोष बना करके यहाँ पर देखिए, शनि से ये जो राहु है ये षडाष्टक दोष 6-8 का संबंध बना करके बैठा हुआ है। नीच का है ये राहु, नवमांश में शनि राहु का जो है वो युति हो रही है शनि राहु की, जो कि शापित दोष के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली क्या करेंगे, तो जो उपाय मैं आपको दूंगा उन्हीं उपायों को करेंगे तो शनि राहु के भी दुष्परिणामों से आप बच सकते हैं। तो स्ट्रांग रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने कार्यों को करते रहिए। और आने वाला जो समय है राहु के बाद, जैसे जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा, वो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। प्रश्नों को ले लेते हैं। स्वास्थ्य की परेशानी को लेकर के आपने पूछा है, बुखार और खून की कमी रहती है, फीवर बना रहता है। देखिए, अग्नि का जो प्रभाव है आपकी कुंडली में वो ज्यादा है। अग्नि तत्व का प्रभाव जो है आपकी कुंडली में वो बहुत ही ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि लग्न में सूर्य बैठ गए। अब इस कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं, उच्च का बैठना भी बढ़िया माना जाएगा, लेकिन सीधी सी बात है कि अग्नि तत्व का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। तो ठंडी चीजों का थोड़ा सेवन करें और दही वगैरह का सेवन करें, और जितनी भी चीजें डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं वो सब करें, और डॉक्टर्स की सलाह लिया करें। मेडिकल जो है उनकी सलाह लिया करें, मेडिकल डॉक्टर्स की। और कोई बहुत बड़ी परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। यदि आप छोटी छोटी चीजें फॉलो करेंगे तो स्थिति बहुत हद तक आपके नियंत्रण में आ सकती है। बुध एवं शुक्र दोनों ही मारक ग्रह, इन दोनों का प्रभाव आपके लग्न के ऊपर पड़ रहा है, ये बढ़िया नहीं है। सूर्य यहाँ पर जरूर कारक हैं, लेकिन बुध और शुक्र ये दोनों मारक ग्रह हैं। एक आपका षष्ठेश है, एक सप्तमेश है, दोनों जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है, कोई ना कोई परेशानी लगी रह सकती है। कर्ज की परेशानी एवं फाइनेंस को लेकर के परेशानी है। देखिए, कर्ज की परेशानी जहां तक है वो नजर आ रही है कुंडली में। मंगल का प्रभाव जो है वो छठे भाव के ऊपर है, और षष्ठे जो बुध है वो लग्न में जाकर के बैठे हुए हैं। तो कुंडली में कर्ज की परेशानी नजर आ रही है, लेकिन ये परेशानी ऐसी मुझे नहीं नजर आ रही कि जिसको आप उतार नहीं पाए, यानी कि कर्ज कभी खत्म ही ना हो, ऐसी दिक्कत नहीं नजर आ रही है मुझे। हाँ, यदि शनि का प्रभाव होता छठे भाव के ऊपर, शनि पीड़ित होते, छठे भाव को प्रभावित कर रहे होते, तब तो मैं आपको कह सकता था कि इस कर्ज को उतारने में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन अभी मैं यही बोलूंगा कि कुछ उपाय वगैरह करके और थोड़े पेशेंस के साथ यदि आप चलेंगे तो मुझे लगता है कि इस कर्ज की परेशानी से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। फाइनेंस की जहां तक बात है तो फाइनेंस के लिए कुछ उपाय मैं आपको आखिर में बता दूंगा, जिससे आपका जो आपकी जो धन की स्थिति है वो बेहतर हो पाएगी। दुकान है, आपने बताया कि दुकान है और रेंट के ऊपर दुकान है। आपने ये नहीं बताया कि किस क्षेत्र में आप कारोबार करें, यानी दुकान है तो किस चीज की है। देखिए, मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि शनि अथवा मंगल से जुड़े हुए कार्य करें। शनि या मंगल से जुड़े हुए कार्यों से जुड़ जाएं यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो। इन दोनों ही ग्रहों से जुड़े हुए यदि आप कार्य करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको असफलता या निराशा नहीं होगी, और शनि से जुड़ा हुआ कार्य करना आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है। घर पर कलेश की स्थिति बनी रहती है। चौथा खाना जो है उसको हम घर परिवार के लिए देखते हैं, यहाँ पर जो सुख के लिए देखते हैं, माफी चाहूंगा।
चौथा खाना जो इसको हम सुख के लिए देखते हैं, और कलह की स्थिति जब हो तो कुंडली के चौथे खाने को देख लीजिए, वहां पर पता चल जाता है। तो इस भाव के ऊपर शनि का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है। गुरु इस कुंडली में जो है वो नीच के बैठे हुए हैं, इसलिए उसको भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और इस भाव के जो स्वामी ग्रह है चंद्रमा, वो भी पीड़ित होकर के विराजमान है। संतान को लेकर के चिंता लगी रहती है। देखिए, संतान को लेकर के चिंता तो खैर हर माँ बाप को रहती है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं संतान को लेकर के डर भी देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का कारण है राहु की जो नवमी दृष्टि है वो संतान भाव के ऊपर पड़ रही है। तो ये संतान को लेकर के चिंता के साथ साथ एक भय भी दे सकता है, अनजाना भय दे सकता है, एक ऐसा भय भी दे सकता है जिसका कोई सर पैर नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी रहती है। देखिए, आपकी कुंडली में स्त्री सुख जो है वो कमजोर नजर आ रहा है, और इसी वजह से जो है मुझे लगता है कि परेशानी आपको देखने को मिल रही है। और सप्तम भाव जो है यहाँ पर वो प्रभावित नजर आ रहे हैं, और नवमांश कुंडली इस बारे में और भी ज्यादा हमें डिटेल में बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है आपके वैवाहिक जीवन में और क्यों प्रॉब्लम है। शत्रु भी है जीवन में। षष्ठेश जाकर के, देखिए षष्ठेश जो बुध है जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं, इस वजह से शत्रुओं की परेशानी है। लेकिन मंगल की जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि है आपके छठे भाव के ऊपर, तो बहुत ज्यादा चिंता मत करिए शत्रुओं को लेकर के। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब दशा वगैरह खराब चले तो वहां पर शत्रु आपको ज्यादा प्रभावित करें। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि शत्रुओं को लेकर के आपको कोई बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत है। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करके चलेंगे तो इससे जुड़ी हुई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। इन्होंने बताया कि गाड़ी लिया है लोन लेकर के और ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं उस गाड़ी से। ठीक है, आप ये कार्य कर सकते हैं, बुद्ध के अंतर्गत बहुत हद तक ये चीजें आती है, और अभी आपने ले लिया है तो इसको करते रहिए। वैसे बुद्ध से जुड़ा हुआ कारोबार इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। जहां तक संभव हो शनि से जुड़े हुए कार्य करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगला और आखिरी प्रश्न इनका यही है कि किस क्षेत्र में कारोबार करें ताकि लाभ मिले और धन की स्थिति को बेहतर कर सकें। मंगल अथवा शनि से जुड़ा हुआ कार्य करें, उसमें भी बेस्ट रहेगा शनि से जुड़ा हुआ कारोबार करें ताकि आपको पूर्ण रूप से लाभ देखने को मिले। कौन कौन सा कार्य आता है शनि के अधीन? कोल यानी कि कोयला, माइंस, स्टील, आयरन, पेट्रोल, गैस, अग्नि, अग्नि मंगल से जुड़ा हुआ आता है, तो मंगल से जुड़े हुए कारोबार भी आप कर सकते हैं। मशीन, स्पोर्ट्स आइटम, खेल से जुड़ा हुआ जो सामान होता है उसको बेच सकते हैं। वेपन्स, जो हथियार होते हैं, हालांकि आप ये कार्य नहीं करेंगे आमतौर पर, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कारोबार, लेदर से जुड़ा हुआ कारोबार, तो ये सारे कारोबार जो शनि और मंगल के अधीन आते हैं, ये आप खुद से भी पता कर सकते हैं। शनि से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उसको यदि आप करते हैं तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो कोल माइन, स्टील, आयरन, पेट्रोल, इन सब से जुड़ा हुआ कारोबार करें, आपको नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। आपकी कुंडली में षडबल की बात की जाए तो मंगल का बल बहुत ज्यादा है। वैसे आपकी कुंडली में ज्यादातर ग्रहों का बल अच्छा नजर आ रहा है, तो कोई भी ग्रह जो है वो कम प्रभावी नहीं है, सारे ग्रहों का बल ठीक ठाक नजर आ रहा है आपके षडबल में। उपाय पर जाने से पहले एक बार नवमांश को देख लेते हैं। नवमांश कुंडली आपकी 1 नंबर से ही प्रारंभ होती है, यानी मेष लग्न की बन जाती है। कुंडली वर्गोत्तमी है, यानी यहां पर भी लग्न 1 नंबर से प्रारंभ हो रहा है और नवमांश कुंडली में भी लग्न 1 नंबर से ही प्रारंभ हो रहा है। विवाह को ही देखते हैं सबसे पहले नवमांश में, क्योंकि नवमांश जो है वो विवाह के लिए ज्यादा मायने रखता है। और वहां पर यदि हम देखें तो वहां सप्तम भाव में नीच की राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। सूर्य 7 नंबर की राशि में वहां पर बैठे हुए हैं, जो कि सूर्य नीच के होते हैं। इसी वजह से वैवाहिक जीवन में परेशानी आपको देखने को मिल रही है, और दोनों ही चार्ट्स में चूंकि परेशानी है इसलिए आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कत, समस्या देखने को मिलेगी। कुछ उपाय आपको आखिर में बता दूंगा, उससे थोड़ा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा लाभ इसलिए मैं कह रहा हूं कि लग्न कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली में भी थोड़ी परेशानी देखने को मिल रही है, तो इसलिए वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी, थोड़ा तनाव बना रह सकता है। शनि राहु शापित दोष बना करके संतान भाव में बैठे में संतान को लेकर के चिंता लगी रहेगी, ये बात नवमांश कुंडली से मालूम पड़ रही है। और मंगल चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा जो है वहां पर नीच के हो रहे हैं। दोनों ही कुंडली में आपके जो चंद्रमा है वो थोड़े कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं। देखिए, नित्य सुबह शाम आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि की महादशा चल रही है, मंगल से आप प्रभावित व्यक्ति बनते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कम से कम 3-3 बार हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे सुबह और शाम। हर मंगलवार एवं शनिवार को हनुमान जी के दर्शन करेंगे मंदिर जाकर के, उनको कुछ संभव हो तो चढ़ा भी दिया करें, खास करके मंगलवार को। और शनिवार एवं मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन जरूर करेंगे मंदिर जाकर के।
खूब पूजा आराधना करिए यथासंभव। देखिए, जब भी कोई स्थिति होती है कुंडली में कि एक देवता जिसको पकड़ करके ज्यादातर चीजें आपकी, ज्यादातर कार्य बन जाए, तो मैं एक ही वर्ड बोलता हूं, एक ही शब्द कहता हूं कि आप यथासंभव पूजा आराधना करें। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि हनुमान जी की यथासंभव पूजा आराधना करें, बहुत लाभ देखने को मिलेगा। हर गुरुवार मंदिर जाना है आपको और वहां पर 3 केले कम से कम आप चढ़ा दीजिए और वहीं पर बैठ करके ओम ब्रीम बृहस्पति नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। क्या होगा इससे? तो भाग्य में भी लाभ मिलेगा, करियर में भी लाभ मिलेगा। हर सोमवार एवं शनिवार शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करेंगे जल दूध से, थोड़ा सा दूध मिला देंगे पानी में और उससे अभिषेक करेंगे शिव जी का। और जब अभिषेक कर रहे होंगे तो महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। नित्य सूर्य को जल चढ़ाना है, वहीं पर खड़े होकर के गायत्री मंत्र पढ़ना है 27 बार। नित्य भगवान सूर्य को जल अर्पित करेंगे। हर शुक्रवार 8 वर्ष से छोटी कन्या को कुछ मीठा खिलाएंगे, चॉकलेट, टॉफी, जो भी आपको बन पड़ता है। 8 वर्ष से छोटी कन्या कोई भी हो सकती है, घर की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, जो रोड पर बच्चियां होती हैं वो भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है। 8 वर्ष से छोटी कन्या को आपको कुछ मीठा खिलाना चाहिए। रत्नों की बात यदि करें तो देखिए, रत्न तो सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे मूंगा रेकमेंड करना चाहिए आपको, लेकिन मैं मूंगा रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वैसे ही आपको जो है हीट की परेशानी है बॉडी में, अग्नि तत्व का की प्रधानता आपकी कुंडली में ज्यादा नजर आ रही है। तो मूंगा धारण ना करके आप शनि का रत्न धारण कर सकते हैं, अमेथिस्ट। नीलम नहीं धारण करना है आपको, अमेथिस्ट धारण कर सकते हैं आप। बहुत महंगा नहीं आता है, आसानी से ये अमेथिस्ट मिल जाएगा, चांदी में जरवा करके आप इसको धारण कर सकते हैं। 7 रत्ती के आसपास को आपको इसका आपको धारण करना चाहिए, इसको 7 सवा 7 रत्ती का अमेथिस्ट। और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में आपको इसको धारण करना चाहिए शनिवार की संध्या काल को। क्या होगा इससे? तो धन और करियर, इन दोनों ही क्षेत्रों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। शनि की महादशा खत्म होते ही आपको इस रत्न को हमेशा के लिए उतार करके रख देना है। हालांकि आप इसको जरूर पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि शनि की महादशा तक ही इसको पहनिए, उसके बाद इसको उतार दीजिए। और संभव हो तो इसके साथ कोई और रत्न धारण नहीं करेंगे, खास करके सूर्य मंगल का रत्न धारण नहीं करेंगे इसके साथ। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 47 वर्ष व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा एक कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।